नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारा गायनिकोलॉजी का जो सेकंड टॉपिक है वो रहेगा स्ट्रेस साइकिल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेस साइकिल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर स्ट्रेस लिखा गया है तो वो एक स्पेसिफिक अवस्था है जो स्ट्रेस साइकिल के अंदर है, और स्ट्रेस साइकिल पूरे 21 दिन का जो चक्र है उसको स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। यौवन अवस्था। तो सबसे पहले हम कुछ जो ये चैप्टर है उसे मैंने पॉइंट वाइज तैयार किया है, और आप में से किसी को अगर नोट्स चाहिए तो हमारी टीम इसमें जुटी हुई है। जल्द ही आपको जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है सर्जरी, मेडिसिन और गायनेकोलॉजी, इनके नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यौवन अवस्था, जिसे प्यूबर्टी भी कहते हैं। मादा पशु की वह उम्र जिसमें पशु अपना प्रथम मध्य चक्र प्रदर्शित करता है। तो जो पहला स्ट्रेस साइकिल आएगा जिस पशु में, वो उसकी यौवन अवस्था है। एवं निषेचन योग्य अंडे उत्पन्न कर सकता है। तो जो फर्टिलाइजेशन योग्य जो एग है वो प्रोड्यूस करता है। मध चक्र के दौरान पशु की प्रथम मध साइलेंट होती है। तो जो पहली हीट होती है वो साइलेंट होती है। और अगर प्रैक्टिकली हम समझें तो यौवन अवस्था प्यूबर्टी के लिए हम माने तो लगभग जो पशु है 18 महीने के आसपास या अपना जो टोटल बॉडी वेट है उसका हाफ बॉडी वेट गेन कर लेता है। मतलब लगभग 150 किलो के आसपास का बॉडी वेट है अगर हो जाता है। अगर आप होलेस्टिन की बात करें तो लगभग अगर 150 किलो के आसपास बॉडी वेट होता है तो वो नियर टू प्यूबर्टी है। इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया। तो हम यहाँ पे स्ट्रेस साइकिल को मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित करते हैं, और जो विभाजित करने का काम है वो अपन जो इनमें जो हार्मोनल है, हार्मोन के आधार पे इनको विभाजित करेंगे। तो फोलिकुलोजेनिक अवस्था और ल्यूटियोजेनिक अवस्था। तो यहाँ पे जो स्टेज है, जो ओवरी के ऊपर जो स्टेज है उसके आधार पे बांटा गया है। तो फोलिकुलोजेनिक स्टेज को हम एस्ट्रोजेनिक भी कहते हैं, क्योंकि फोलिकल से ही ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और ल्यूटियोजेनिक को हम प्रोजेस्टेरोल अवस्था भी कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोल अवस्था इसलिए कहते हैं कि हमारा जो पुराना टॉपिक है, आपने कार्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम है वो ल्यूटिन सेल की बनी होती है। देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है ल्यूटियोजेनिक अवस्था, तो मतलब ल्यूटियल सेल से जुड़ा हुआ है और प्रोजेस्टेरोन का वो सीक्रेशन करेंगे। तो ये प्रोजेस्टेरोल अवस्था होगी। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं जो फोलिकुलर अवस्था है वो फोलिकल पे डिपेंड है, और ल्यूटियोजेनिक अवस्था है वो कार्पस ल्यूटियन पे डिपेंड है, और जो फोलिकल है वो सीक्रेशन करेगा एस्ट्रोजन का। जो ल्यूटियोजेनिक में जो कार्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेशन करेगी प्रोजेस्टेरोन का। तो इसी आधार पे हम इनको डिवाइड किए हैं और इसी आधार पे इनके नामकरण किया गया है। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन सी अवस्था है। तो प्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस दो दो स्टेज हैं। प्रारंभिक जो दो स्टेज हैं वो आएंगे हमारी एस्ट्रोजेनिक फेज या फोलिकुलोजेनिक फेज में। और इनके सामने मैंने ये लिखा कि कितने कितने दिवस की पाई जाती है, 3 1 3 13। देन हम बात कर लेते हैं ल्यूटिनाइजेशन में। इसमें मेट्रिस्ट्रस और डायस्ट्रस आती हैं जो 3 और 13 दिन की होती है। एक छोटा सिंपल सा फॉर्मूला, 3 1 3 13, टोटल लगभग 21 दिन होता है। तो इतने दिन की अवस्था होती है। तो यहाँ पे मैंने जो मध चक्र है उसको पॉइंट आउट किया, कितने दिन का होता है, गर्भावस्था कितने दिन की होती है, और ब्रीडिंग सीजन कौन सी होती है, सब कुछ लिखा है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और जल्दी हम जो हमारे नोट्स होंगे, जो प्रिंटेड नोट्स होंगे, वो भी मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दूंगा, और वहाँ से भी आप पढ़ पाएंगे। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं अभी तो आप इसे अपनी बुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाय, भैंस, घोड़ी, भेड़, बकरी, सूअर और डॉग है, उनके लिए हमने ये लिखा गया है। तो मध चक्र कितने दिनों का होता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखा है। जो मध चक्र है, जो स्ट्रेस साइकिल होता है, वो गाय में 21 दिन का होता है, भैंस में 21 दिन का होता है, घोड़ी में 21 दिन का होता है, भेड़ में 17 दिन का होता है, बकरी में 20 दिन का, सूअर में 21 दिन का, और जो बिच है उसमें 6 महीने का होता है। हीट कितने दिनों की होती है, तो लगभग 12 से 24 घंटे के लिए गाय में रहती है, यही 12 से 24 घंटे के लिए भैंस में होती है। घोड़ी में 4 से 6 दिन के लिए होती है, और भेड़ में 24 से 36 घंटे के लिए रहती है। बकरी में भी लगभग इतने टाइम के लिए रहती है। सूअर की बात करें तो 2 से 3 दिन तक हीट में रहती है, और बिच की बात करें तो 8 से 10 दिन तक इसमें हीट रहती है। और गर्भावस्था की बात करें तो यहाँ पे सभी हमने मेंशन की है, वो नोट डाउन कर लेंगे। और मोटे तौर पे हम बात करें तो गाय के लिए हम 9 महीने 9 दिन काउंट करते हैं, वो प्लस माइनस में जाते हैं। भैंस के लिए हम 10 महीने 10 दिन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं। प्रेरित अंडोत्सर्ग। तो प्रेरित अंडोत्सर्ग इसे इंड्यूस्ड ओवुलेशन भी करते हैं। तो इंड्यूस्ड ओवुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है। इंड्यूस्ड ओवुलेशन का मतलब है कि अगर आप पशु को उसकी सीजन में क्रॉस करवा रहे हैं तभी ओवुलेशन होगा। और जबकि जो स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन, ये गाय भैंस में अगर आप क्रॉस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं तो ओवुलेशन तो होना है।
तो उसको हमने यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन कहा है। तो इनके एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो इंड्यूस्ड ओवुलेशन है वो ऊँट है, बिल्ली है और खरगोश है। जो स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन है जिनमें रेगुलर ओवुलेशन होता रहता है, वहाँ पे गाय है, भैंस है, बकरी और भेड़ है। पॉलीस्ट्रस और सीजनल ब्रीडर, तो सीजनल ब्रीडर और पॉलीस्ट्रस में भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। पॉलीस्ट्रस में जो गाय है, हमने यहाँ पे भैंस मेंशन नहीं की है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, लॉन्ग डे ब्रीडर और शॉर्ट डे ब्रीडर। तो लॉन्ग डे ब्रीडर कौन से हैं? लॉन्ग डे ब्रीडर में इक्वाइंस आते हैं, घोड़ी आती है, और यहाँ पे जो प्रकाश है, जो जितने लंबे टाइम तक इनको प्रकाश मिलेगा तो पशु हीट में आता है। और शॉर्ट डे ब्रीडर हैं, जो सर्दियों के दिन होते हैं, दिन छोटे होते हैं, तो यहाँ पे पशु को कम समय के लिए प्रकाश मिलता है, सनलाइट मिलती है, उसके कारण वो पशु हीट में आते हैं। तो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहोगे तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि लॉन्ग डे ब्रीडर होने का क्या कारण है और शॉर्ट डे ब्रीडर होने का क्या कारण है। इस पे भी हम, अगर आप चाहोगे, आप कमेंट करोगे तो हम इस पे भी डिस्कस कर लेंगे। अब जो सीजनल पॉलीस्ट्रस है वो भैंसे हैं। अब मेटिस्ट्रस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। और जो नोट्स हैं वो फिर से बता रहा हूँ, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, स्ट्रेस अवस्था के दौरान फोलिकल के थीका इंटरना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो जो फोलिकल होते हैं उनके अंदर 2 लेयर होती हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। इसी आधार पे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो इनकी अवस्था, इनको स्टेज है, इसी हार्मोन के बेसिस पे हमने 2 भागों में बांटा था। मेटिस्टस ब्लीडिंग गाय में पाई जाती है। तो इससे जुड़ा हुआ एक वाक्य आप सभी के साथ हुआ होगा। जैसे ही आप एआई करके आते हैं, पशुपालक आपको कॉल करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जब भी वो एआई की है तो उसके बाद पशु ने ब्लड ड्रॉप्स दिखाए हैं या ब्लीडिंग हो रही है। अगर किसी प्रकार की टीयरिंग हुई है, इंजरी हुई है, तो हम इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपने परफेक्टली एआई की है और उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप पशुपालक को ये कह सकते हैं कि पशु ने अपनी हीट खत्म की है, जो स्ट्रेस फेज है वो खत्म हुई है, उसी के कारण ये ब्लीडिंग हो रही है। और इसका पशु के गर्भधारण पे, करने पे या नहीं करने पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे ही स्ट्रेस फेज खत्म होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्ट्रेस फेज में काफी अधिक होता है, और स्ट्रेस से मैट स्ट्रेस में जैसे आएगा तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो विड्रॉल होगा, उसी के कारण हल्की सी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो आप कभी भी इसको गर्भधारण से कोरिलेट ना करें। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया, डाइस्टस में कार्पस ल्यूटियम पूर्ण रूप से क्रियाशील होती है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो इससे जुड़ा हुआ मैंने 16 डेज वाला आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पुराना वीडियो है वो देखें, उसमें मैंने इसको काफी अच्छे से क्लियर किया है। प्रोजेस्टस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम टूटना शुरू हो जाता है। जो 16 डेज वाला है वो आप देखेंगे, वहां से ज्यादा समझ में आएगा कि 16 डे पे जो कार्पस ल्यूटियम है वो मैक्सिमम साइज होता है। अगर कंसीव कर लेती हैं, अगर पशु कंसीव कर लेता है तो मेंटेन रहती है, अदरवाइज वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेस साइकिल के दौरान वेजाना की म्यूकोसा पिंक और रेड कलर की होती है। तो ये स्ट्रेस के जो सिम्टम है, जो लक्षण है, उसके बारे में बात की है और आप सभी को पता है इस चीज का। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेस अवस्था के दौरान गर्भाशय में टोन पाई जाती है, जबकि इस अवस्था के दौरान गर्भाशय में टोन घोड़ी में अनुपस्थित होती है। तो एक अच्छा पॉइंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और लिखने के लिए। घोड़ी में अनुपस्थित होती है, लेकिन अनुपस्थित सिर्फ स्ट्रेस साइकिल के लिए होती है। अगर वो प्रेग्नेंट होती है, अगर वो लगभग 10 से 20 दिवस के आसपास की प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर ड्यूट्रन टोन मिलेगी। और जबकि कैटल के अंदर जो ये टोन मिलती है वो स्ट्रेस स्टेज में मिलती है। गाय में स्ट्रेस अवस्था के दौरान होमोसेक्सुअल बिहेवियर पाया जाता है। तो होमोसेक्सुअल बिहेवियर का आपको पता होगा, और ये गाय में बेसिकली पाया जाता है। भैंस में स्ट्रेस अवस्था के दौरान डोकी पाई जाती है। तो एक यूनिक कैरेक्टर है दोनों के लिए, डोकी कौन से पशु में पाया जाता है और होमोसेक्सुअल बिहेवियर किस में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे भेड़, नर भेड़ की उपस्थिति में ही स्ट्रेस के लक्षण प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भेड़ के बारे में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उनके लक्षणों के बारे में। तो उनमें से भेड़ के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बकरी मध्यावस्था के दौरान अपनी पूंछ को जोरों से हिलाती है। तो बकरी के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर आप उसकी स्ट्रेस को नोट करना चाह रहे हैं तो। सूअर में मध्यावस्था के दौरान मैटिंग स्टंसेस पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं स्प्लिट हिट की। तो स्प्लिट हिट घोड़ी में पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मध्यचक्र की लंबाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा निर्धारित की जाती है। घोड़ी में मध्य के दौरान विंकिंग क्लाइटोरिस और क्लाइटोरियल फ्लैश पाया जाता है। तो ये घोड़ी के लिए स्पेसिफिक सिम्टम है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है
और कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, ये जल्द ही आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको स्ट्रेस से जुड़े हुए जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और जो हार्मोनल प्रॉपर्टी है, अगर आप जो अलग अलग जो हार्मोन है, GnRH है, LH है और क्लोप्रोस्टिनोल है, जो भी हार्मोन है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक अलग चैप्टर रखेंगे। वहाँ पे स्ट्रेस को किस प्रकार अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट में कौन से हार्मोन काम में लिए जाते हैं, वो एक डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।